हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका इस वीडियो में जहां हम कवर करेंगे प्लेसेस इन न्यूज़। पिछले एक हफ्ते में जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उसको हम डिटेल में जानेंगे। जो पहला टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो बात करेगा रिवर्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू इंडिया? इनमें से कौन सी इंडिया से फ्लो करती है? हेलमंड, उमखरा, सियांग या उमियाम? आप मुझे बताइए, अगर आपको पता है रिवर्स इंडिया से फ्लो करती है या नहीं करती हैं, तो किस स्टेट से करती हैं, किस रीजन से करती हैं। ये सारी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, कुछ थोड़ी कम रही हैं, पर जब तक हम ये वीडियो ख़त्म करेंगे आपको पूरा आइडिया लग चुका होगा ये कौन कौन सी चीज़ें हैं और क्यों रेलेवेंट है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक आज का है उरवाकालू विलेज के बारे में। उरवाकालू विलेज कहाँ पर है? तो गुंटूर में है। गुंटूर कहाँ? एक डिस्ट्रिक्ट जो किस जगह है? आंध्र प्रदेश में। ये जगह फेमस है क्योंकि यहाँ पर एक रॉक पेंटिंग मिली है जो मेसोलिथिक पीरियड की है। मेसोलिथिक पीरियड की रॉक पेंटिंग कहाँ मिली है? गुंटूर में। गुंटूर में कौन सा विलेज है? उरवाकालू विलेज। मेसोलिथिक पेंटिंग्स कब की होती है? मेसोलिथिक पीरियड वो पीरियड है जहां पर वो स्टोन के टूल यूज किए जाते थे जिनको हम माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, ये बीच वाला पीरियड है। इससे पहले क्या होता था? पैलियोलिथिक, ओल्ड स्टोन एज और फिर न्यूलिथिक, न्यू स्टोन एज। पैलियो और न्यू के बीच का पीरियड है मेसोलिथिक। पैलियो, फिर मेसो, फिर न्यूलिथिक। ये तीन तरह का डिवीजन है। ये बीच वाला पीरियड मेसोलिथिक था जहां पर माइक्रोलिथ डेवलप किए गए थे। माइक्रोलिथ स्टोन टूल थे जो इनसे थोड़े एडवांस थे और इनके थ्रू वो बेहतर नक्काशी या शिकार भी कर पाते थे। उस वो पीरियड का हमें एक पेंटिंग मिली है आंध्र प्रदेश में। ये 1867-68 में आर्कियोलॉजिस्ट आर्चिबाल्ड कैरेलियल ने सबसे पहले डिस्कवर की थी इंडिया में रॉक पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग्स क्यों होती थी? रॉक पेंटिंग्स इसलिए क्योंकि उस टाइम में बेसिकली बस स्टोन के टूल हुआ करते थे और वो उसको जो पहाड़ों पर वो नक्काशियाँ उनसे करते थे। जो लाखीदियार रॉक पेंटिंग्स हैं या और जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स हम एनसीईआरटी में कवर करते हैं वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में है तो इससे आप इसको रिलेट करके वो टॉपिक अभी रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगला टॉपिक है ब्लू ओशन इवेंट के बारे में। ब्लू ओशन क्या होता है? भाई ओशन तो ब्लू ही होता है, तो ये कोई इवेंट, कोई डांस कंपटीशन नहीं है। ब्लू ओशन इवेंट का मतलब है एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा समय जब जो एक ओशन है जो नॉर्मली ब्लू नहीं था वो ब्लू होता जा रहा है। तो वो कौन सा ओशन था जो ब्लू नहीं था? आर्कटिक। आर्कटिक के रीजन अक्सर कैसे होते थे? वाइट। आर्कटिक वॉज अ वाइट, इज स्टिल अ वाइट ओशन जो धीरे धीरे ब्लू होता जा रहा है क्योंकि वहाँ की बर्फ जो है वो पिघलती जा रही है। बर्फ क्यों पिघल रही है? बर्फ इसलिए पिघल रही है क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक के आसपास की बर्फ पिघल रही है और वो पूरा रीजन वाइट से ब्लू होता जा रहा है, इसलिए कहते हैं ब्लू ओशन इवेंट। अब जो आर्कटिक में जो बढ़ रहा है इसे हम आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, गर्मी का। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन, यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है वो एम्प्लीफाई हो जाता है, वो बढ़ जाता है। वो कैसे? मान लीजिए ये पूरा इलाका पहले ओशन कवर था आइस के थ्रू, तो हम पता है कि जब आइस पर कोई सनरेज पड़ेगी तो वो उसको क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन मान लीजिए इधर की आइस अब पिघल चुकी है, ये वाली, ये पानी है यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अगर नई लाइट पड़ेगी रेस तो वो इसको रिफ्लेक्ट करने के बजाय अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेगा। तो ये पूरा पानी का इलाका जो है वो गर्म हो गया। क्योंकि इलाका गर्म है तो अपने साथ साथ यहाँ की जो आइस है इसको भी तेजी से पिघलाएगा और समुद्री इलाके का पानी भी गर्म होगा और ये पूरा इलाका और ज़्यादा पहले के मुकाबले ज़्यादा गर्मी से बढ़ने लगेगा। क्योंकि ये बर्फ़ पिघलेगी तो जो ये अल्बीडो इफेक्ट यहाँ हो सकता था, यहाँ जो रिफ्लेक्शन हो सकता था, समय के साथ ये भी कम हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट, नॉर्मली ये पूरा इलाका पहले आइस से भरा होता था, पूरा का पूरा, क्योंकि ये पूरी की पूरी आइस थी तो बहुत ज़्यादा ये सनलाइट्स को रिफ्लेक्ट कर सकती थी। अब धीरे धीरे ये बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई। क्योंकि थोड़ी सी बर्फ़ पिघली तो यहाँ जो एल्बिडो था वो हो नहीं पाया, इन्होंने सनरेज को एब्जॉर्व करके यहाँ पानी गर्म कर दिया। अब क्योंकि यहाँ का पानी गर्म है तो और बर्फ़ पिघलेगी, रिफ्लेक्शन और कम होगा और ये इलाके में और ज़रा बर्फ़ पिघलती चली जाएगी। इसे एम्प्लीफिकेशन भी कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का, क्लाइमेट चेंज का। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है इस रीजन में और ये क्योंकि पूरा का पूरा ओशन जो वाइट था वो ब्लू होता जा रहा है, इसलिए कहते हैं हम इसे ब्लू ओशन इवेंट। तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ है ब्लू ओशन इवेंट तो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी एनवायरनमेंट का कोई क्वेश्चन आंसर करना है या क्लाइमेट चेंज पे आपको ऐसे लिखना है तो वहाँ आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन या ब्लू ओशन इवेंट मेंशन करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ब्लू ओशन इवेंट एक बहुत बड़ी एनवायरमेंटल त्रासदी है, लेकिन इकोनॉमिस्ट और कंट्रीज के लिए थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी भी यहाँ बनती दिख रही है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, जहाँ पर नए ट्रेड रूट्स बनने की बात है। तो ब्लू ओशन इवेंट क्या है भाई? एक सिचुएशन जहाँ पे आर्कटिक ओशन आइस फ्री हो जाता है समर्स के दौरान। अन्यथा नॉर्मली वो साल भर वाइट रहा करता था, साल भर वहाँ फ्रोजन रहता था, वो अब समर्स में आइस फ्री हो जाएगा। तो ये जो एब्सेंस है सी आइस का वो दिखाता है कि किस तरह से क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है, आर्कटिक का सिस्टम बदल रहा है और स्पेस में जो उस रीजन का स्पेस है वहाँ आइस का लॉस हुए जा रहा है।
इसके अलावा क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है तो नॉर्मली यहाँ से शिप्स नहीं निकल सकते थे, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। अब शिप्स को निकलने के लिए एक नया न्यू रूट डेवलप हो रहा है जिसे हम कहते हैं नॉर्दर्न सी रूट। पहले यहाँ क्योंकि साल भर बर्फ़ रहती थी तो शिप्स का गुजरना नामुमकिन हुआ करता था। अब क्या है, यहाँ बर्फ़ पिघल रही है। नॉर्मली अगर कोई चाइना से रशिया जाना होता था किसी शिप को तो वो भाई यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए इंडियन ओशन के पास से स्वेज कनाल को पार करते हुए मेडिटेरियन होते हुए तब यहाँ नॉर्वे से गुजरते हुए तब यहाँ रोटरडैम या फिर इधर से घुस के रशिया में जाकर व्यापार करता था। रशिया के लिए जो रूट हुआ करता था वो काफ़ी लंबा और काफ़ी दुखदाई होता था क्योंकि उनके पास वैसे ही रशिया के पास वार्म वाटर पोर्ट्स कम है। रशिया का पूरा रीजन देखो, ये पूरी की पूरी जो कोस्ट लाइन है रशिया की इधर वाली, ये आप देखोगे तो पूरी कहाँ पर है, आर्कटिक रीजन में। तो वहाँ पर वार्म वाटर पोर्ट्स नहीं है, यानी गर्मियों में इनके आसपास के जितने पोर्ट हैं वो जम जाते थे तो वहाँ शिप्स का जाना मुश्किल हो जाता था। इसलिए अब जब ये नया रूट बन रहा है तो एक नया नॉर्दर्न सी रूट बन रहा है जो गर्मियों में यहाँ से शिप्स आराम से गुजर पाएंगे। इससे एक नया सी रूट डेवलप होगा जिससे कुछ कंट्री जैसे रशिया और चाइना इनको अब यहाँ मलक्का से नहीं गुजरना पड़ेगा। इंडिया ऑलरेडी इनके साथ व्यापार इस रूट के अब जो पोर्ट्स है वहाँ करने वाला है। इंडिया ने भी ये फार ईस्ट का रीजन जो है यहाँ से व्लादिवोस्तोक और चेन्नई इनके बीच में एक शिपिंग रूट डेवलप किया जा चुका है। तो ये जो नॉर्दर्न सी रूट है इसकी जो पॉलिटिक्स है इसमें किस तरह चाइना और जो आर्कटिक कंट्रीज हैं आपस में भिड़ी हुई हैं ये हमें पता है और हमने डिस्कस किया भी है। तो ये आपको वन ऑफ द एग्जांपल्स है कि जब आर्कटिक रीजन पिघलेगा तो क्या होगा। इसके अलावा आर्कटिक कंट्री कौन कौन सी हैं ये आप देख लीजिए आसपास। क्या कनाडा एक आर्कटिक कंट्री यहाँ है, अमेरिका भी है, ग्रीनलैंड भी है, एक आइलैंड आइसलैंड का भी पड़ता है, रशिया है, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, ये सारी की सारी आपकी आर्कटिक कंट्रीज़ हैं जो आर्कटिक रीजन में जिनका इलाका लगता है। यहाँ आसपास कौन से सीज़ हैं, जैसे चुक्शी सी कहाँ पर है तो ये इस इलाके में है। तो ये सारी चीज़ें आप रिवाइज कर सकते हैं ज्योग्राफी की इस रेलेवेंट न्यूज़ के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आसियान के बारे में। 20th इंडिया आसियान समिट हाल में हुई और 18th ईस्ट एशिया समिट भी साथ साथ हुई है। आसियान कहाँ सिचुएटेड है? आसियान असल में वो कंट्रीज़ हैं जो कहाँ पर है, साउथ ईस्ट एशिया में। हमें पता है ये इलाका है साउथ एशिया का, जिसमें हम इस रीजन को देखते हैं साउथ एशिया। इसके बाद हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है साउथ ईस्ट एशिया। तो ये रीजन जो है इसकी खास बात ये है, चाइना, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इधर आपका इस साइड यूएसए है। तो बड़ी कंट्रीज के बीच का एक रीजन है, छोटी छोटी कंट्रीज का। जो कंट्रीज साथ आई उन्होंने एक कॉमन मार्केट बनाया, उस मार्केट से उनको बहुत ज़्यादा लेवरेज मिला इकोनॉमिक। उस लेवरेज का फ़ायदा उठा के उन्होंने अपने ट्रेड में काफ़ी बढ़ोतरी करी। उस ट्रेड की बढ़ोतरी की वजह से उनके पास बहुत ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डअप हुआ। कैपेसिटी बिल्डअप होने की वजह से उनकी इकोनॉमी जो कंप्लीट है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और काफ़ी ज़्यादा यहाँ ग्रोथ देखने को मिली। और लगातार इंडिया इनके साथ पहले ट्रेड का पार्टनर बनने की बात तो हुई थी, इंडिया को भी एक टाइम ऑफर आया था कि आप आसियान ज्वाइन करिए, पर इंडिया ने उस टाइम में आसियान ज्वाइन नहीं किया। अब हालांकि लगातार अपनी लुक ईस्ट जो पॉलिसी इंडिया की 1991 में 92 में आई थी, वहाँ से अब जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी इंडिया की है, क्योंकि इंडिया चाहता है इस रीजन के साथ और ज़्यादा अपनी इकोनॉमी को जोड़ने के लिए। नॉर्थ ईस्ट डेवलप होगा, आपके पास ब्लू इकोनॉमी डेवलप होगी। अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत लगातार इंडिया कई प्रोजेक्ट कर रहा है, जैसे इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड एक ट्राइलेटरल हाईवे बना रहा है। इसके बाद म्यांमार के साथ इंडिया का एक और इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट। कौन सा मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट है बताइए मुझे आप? कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट, जिससे इंडिया कोशिश कर रहा है कि म्यांमार और नॉर्थ ईस्ट को और ज़्यादा बेहतर तरीके से जोड़ा जाए। तो एक मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेंगे। कालादान एक रिवर का नाम है जो म्यांमार में बहती है। तो इस तरह से आप देखो लगातार इंडिया कोशिश कर रहा है ये जो IMT इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे है 3 देशों के बीच का, इसको बढ़ा के वियतनाम तक जोड़ने की बात की जा रही है। और आसियान में कितनी कंट्रीज़ हैं? पहली बात, आसियान में 10 कंट्रीज़ हैं। इनमें कुछ कंट्रीज थोड़ी इकोनॉमिकली कमज़ोर हैं, CLMV कंट्रीज इनको कहते हैं, CLMVT कंट्रीज, यानी कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम और थाईलैंड। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार और ये आपका थाईलैंड, ये कंट्रीज है CLMVT कंट्रीज। तो अगर आप इंडिया के करीब देखो तो पहले जो चंक आता है देशों का वो है CLMVT कंट्रीज। फिर आपको यहाँ दिखता है बाकी कंट्रीज, मलेशिया, ब्रूनी, फिलीपींस, इंडोनेशिया, सिंगापुर। इंडोनेशिया में इंडिया का इंपॉर्टेंट पोर्ट है, कौन सा? सबांग पोर्ट डेवलप कर रहे हैं इंडिया। सिंगापुर इंडिया का एक मेजर ट्रेडिंग पार्टनर है। फिर मलेशिया के साथ भी इंडिया के अच्छे संबंध रहे, कुछ बीच में खराब रहे, लेकिन मलेशिया और फिलीपींस के साथ इंडिया कौन सी डिफेंस डील करना चाह रहा है? तो रिसेंटली इंडिया इनके साथ अपने ब्रह्मोस को बेचने की बात कर रहा है। तो इस तरह की कंट्री बहुत रेलेवेंट है क्योंकि यहाँ पर आता है साउथ चाइना सी, जहाँ पर विवाद है इन कंट्रीज किसके साथ? चाइना के साथ। ऊपर है ईस्ट चाइना सी, जहाँ जापान का विवाद है इनके साथ। तो ये सारी कंट्रीज़ का विवाद चाइना के साथ है, इसलिए इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा रेलेवेंट ये कंट्रीज़ हो जाती हैं। इनके मेंबर कंट्रीज़ का नाम याद करना है तो याद रखिए, ये इंडिया है,
यहाँ से आप घुसोगे तो नॉर्मली तो आप कहोगे म्यांमार है, फिर थाईलैंड है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया है, ब्रूनी है, फिलीपींस है। तो इस तरह से आप 10 नाम याद कर सकते हो। और ना सिंपल है, CLMV कंट्रीज इंडिया का टारगेट है। CLMVT यहाँ पर डेवलपमेंट करना, इनके साथ ग्रो करना, इसलिए ये चंक 5 का ऐसे याद कर लो, CLMVT और प्लस फिर आपके पास बच गया मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी और फिलीपींस। इनमें जो MISP कंट्रीज़ हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस, ये थोड़ी ज़्यादा बेहतर कंट्री स्थिति में है, बाकी की तो हालत बहुत ख़राब है। तो ये कंट्रीज़ हो गई आपकी 10 कंट्रीज़ किसकी, आसियान की। अब आसियान के अलावा हमने ये भी पढ़ा कि ईस्ट एशिया की समिट भी हो रही है। तो ईस्ट एशिया समिट में क्या होता है, 10 कंट्रीज़ की आसियान की प्लस 8 बाहर की कंट्रीज़ आके इनके साथ बात करती हैं। ये 10 तो आपको याद हो गई, CLMVT प्लस बाकी 5। जो 8 कंट्रीज रेस्ट हैं जो इसमें इनके साथ आके बात करती हैं, वो बहुत दुनिया के पावरफुल इकोनॉमीज़ हैं, तो इनको आप जोड़ों में याद करो। इंडिया, चाइना, USA, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया। ये 8 कंट्रीज़ हैं जो आसियान के साथ आकर इसमें भाग लेती हैं। ये है ईस्ट एशिया समिट जो इसके ऊपर बात की जाती है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो इसमें आके नेगोशिएट करती हैं। कौन कौन सी कंट्रीज़ कहाँ कहाँ हिस्सा लेती हैं ज़रूरी है, याद करना आसान है, थोड़ा दिमाग लगा करोगे इजीली याद हो जाएगा। तो ये आपके हो गए CLMVT प्लस MISBP और इधर आपका हो गया आसियान प्लस ये 8 कंट्रीज़ जो पार्ट है ईस्ट एशिया समिट का। अब आसियान की रेलेवेंस क्यों है, हमें पता है कि आसियान एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग ब्लॉक है। ट्रेड के हिसाब से, हमारे नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के हिसाब से, इंडो पैसिफिक ओशन की सिक्योरिटी के लिए, जो साउथ चाइना सी है वहाँ जो चाइना का बढ़ता प्रभुत्व है उसलिए। इसके अलावा इंडिया डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ग्रो कर रहा है, चाहे वियतनाम की बात करो, चाहे फिलीपींस की बात करो, चाहे इंडोनेशिया की बात करो। इसके अलावा इंडिया का एक बड़ा जो एक हिस्टोरिकल रिलेशंस है, ट्रेड रिलेशंस भी यहाँ के साथ है। हम कई बेसिक चीज़ें अपनी यहाँ से इंपोर्ट भी करते हैं और इंडिया एक बड़ा मार्केट है जहाँ इंडिया एक्सपोर्ट भी बढ़ाना चाहता है, डाइवर्सिफाई करना चाहता है अपने ट्रेड को। इसलिए ईस्ट एशिया समिट और जो आपके आसियान कंट्रीज़ है बहुत रेलेवेंट है और यहाँ मेजर कंट्रीज़ आती हैं जिसका फ़ायदा इंडिया उठाना चाहता है अपने मार्केट को ग्रो करने के लिए। क्योंकि याद रखिए RCEP एक जो ग्रुप था, जो एक मेगा ट्रेड ब्लॉक बना आसियान की 10 कंट्रीज़ प्लस 5 कंट्रीज़ के बीच में, 15 कंट्रीज़ हैं RCEP का पार्ट। इसमें इंडिया भी एक समय में पार्ट होने की नेगोशिएट कर रही थी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें आसियान की 10 कंट्रीज़ प्लस चाइना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, साउथ कोरिया। यहाँ पर इंडिया भी नेगोशिएट कर रहा था, ये दोनों इसका पार्ट नहीं है। इंडिया भी नेगोशिएट कर रहा था, बाद में इंडिया बाहर हो गया। तो RCEP की बात थी। RCEP नेगोशिएट ही ईस्ट एशियन जो समिट में आती है कंट्रीज, अमेरिका, रशिया को छोड़ के इनके बीच में किया जा रहा था, इससे इंडिया बाहर निकल गया। ये दिखाता है कितना रेलेवेंट है ये रीजन ट्रेड के हिसाब से। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अभी जो रिसेंट इंडिया आसियान समिट हुआ, इसमें बात क्या क्या हुई, तो इंडिया 2002 के साथ ही इनके साथ एनुअल समिट करता है हर साल। 30th अभी लास्ट एनिवर्सरी मनी थी। इनके बीच में कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है। इसका मतलब सिक्योरिटी के डायमेंशन में भी डिस्कशन होती है, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट पे डिस्कशन होती है। दोनों देशों के, दोनों ही ग्रुपों के बीच में, आसियान और इंडिया के बीच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस डेवलप हो रहे हैं। और अब देखा जा रहा है कि इंडो पैसिफिक जो एक इंपॉर्टेंट पावर गेम जहाँ चल रही है, उसकी रेलेवेंस को देखते हुए रीजन और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसके अलावा कई ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने 12 पॉइंट प्रपोजल की बात करी, जिसमें मिशन लाइफ, जो इंडिया लगातार मल्टी मोडाल कनेक्टिविटी के ऊपर काम कर रहा है। मल्टी मोडाल कनेक्टिविटी मतलब जैसे लैंड से आपने कनेक्टिविटी जोड़ी, रोड बनाकर, रेल लिंक्स आप जोड़ने की कोशिश करोगे, ओशन, फिर रिवरवेज। जैसे कालादान मल्टी मोडाल प्रोजेक्ट की आगे, पहले आप कोलकाता के सी रूट से आओगे, कालादान रिवर पे जाओगे, फिर वहाँ पे उनके हाईवे से होते हुए आप आगे इंडिया में कनेक्ट कर जाओगे। तो ये रूट इस तरह से मल्टी मोडाल, जहाँ कई तरह के आप सोर्सेज का इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा इंडिया जो CDRI है इंडिया का, कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका इंडिया लीड कर रहा है, उसमें पार्ट करने की बात और ज़्यादा ज्वाइन करने के लिए इनको बोला गया। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, सेफ्टी, इन सब एरियाज़ पे लगातार डिस्कशन की गई, एक प्रपोजल दिया गया, यहाँ पर आपको आकर हमारे साथ और ज़्यादा बेहतर रूप से कोलैबोरेट करना चाहिए। और आसियान के साथ इंडिया लगातार फ्यूचर देखता है इस रीजन में ग्रोथ और कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए। ये बातें हो गई 20th आसियान इंडिया समिट की, और कौन कौन ईस्ट एशिया समिट में कंट्रीज हैं ये हमने समझ लिया। अब एक पॉइंट है माया ट्रेन प्रोजेक्ट। ये देखिए, ये है मैक्सिको। यहाँ मायान सभ्यता रहा करती थी एक समय में, और अभी भी कुछ मायान लोग यहाँ पर रहते हैं, कुछ काम वाम करते हैं, बेसिक तरीके से ही जीते हैं। तो मैक्सिको ने सोचा क्यों ना एक ट्रेन बनाई जाए पूरे कैनकन पेनिनसुला में, ये रहा कैनकन का रीजन, ताकि यहाँ पे टूरिस्ट आएँ और इस पूरे रीजन में घूमे जाए, यहाँ लोगों के पास काम की सुविधाएं भी बढ़े, व्यापार भी बढ़े और यहाँ पर एक नई इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिले। ये कोशिश थी इनकी। लेकिन
अब ये जो युकांटन और कैनकन का रीजन है जहाँ पर ये सभ्यता एक टाइम में हुआ करती थी, अभी भी कई लोग वहाँ उस तरह से रहते हैं। बाद में स्पेनिश लोगों ने यहाँ पे आक्रमण करके उनकी पूरी सभ्यता को ध्वस्त कर दिया था। ये रेल लिंक से जोड़ने का प्रोजेक्ट जो माया ट्रेन प्रोजेक्ट है, काफ़ी प्रोमिनेंट टूरिस्ट बढ़ाने के लिए रूप से देखा जाता था, व्यापार और काफ़ी ग्रोथ की संभावनाएं होंगी। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी जो मैक्सिको को दिख रही थी, उनके प्रेसिडेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट भी था। पर दिक्कत ये है कि जो जहाँ जहाँ से गुजर रहा है वहाँ की इकोलॉजी को तबाह करने की पूरी संभावना है। तो अगर आप देख रहे हो, जैसे हमने भी देखा कि इंडिया में जो 4 धाम प्रोजेक्ट बनाए गए, हाईवेज या आपके 8 लेन के हाईवेज बनाए गए, उससे कनेक्टिविटी तो बढ़ी, लेकिन हम देख रहे हैं लैंडस्लाइड और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इकोलॉजी को नुकसान पहुंचने की बातें की जा रही हैं उसके बारे में। पहले हमने देखा है जो हमारा वेस्टर्न घाट्स हैं, चाहे कस्तूरी रंगन कमेटी हो, चाहे माधव गडगिल कमेटी हो, उन कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि जो आपका ग्रीन रीजन है, स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न घाट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रोजेक्ट जब शुरू किया गया, कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इससे रेनाइसा होगा, दोबारा यहाँ पर एक तरह का ग्रोथ देखने को मिलेगी, लोगों को पता लगेगा कि और टूरिस्ट भी आएंगे, तो जो कैरेबियन और ये हिस्टोरिक मायान साइट्स हैं इनको फोकस मिलेगा, अटेंशन मिलेगा। लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि माया ट्रेन प्रोजेक्ट एक तरह का इको साइड है। इको साइड मतलब जैसे हम देखते हैं ना, एक टर्म होता है जेनोसाइड, कि किसी की जनसंहार करने एक पर्टिकुलर समुदाय का। इस तरह इकोसाइड टर्म है कि भाई आप जो कर रहे हैं इससे पूरी इकोलॉजी वहाँ की ध्वस्त हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, इससे लाखों लोगों के जो एनवायरनमेंट है उसको तबाही हो जाएगी उसकी, और पूरा का पूरा इलाका जो इसकी एनवायरमेंटल सेंक्टिटी है, जो इसकी खास बात है, जिस तरह से एक बायोडाइवर्सिटी रहती है, वो सब पूरी तरह तबाह हो जाएगी। इसलिए इसे इकोसाइड भी कहा जा रहा है। इकोसाइड और एथनोसाइड, यहाँ के रीजन के लोगों के जीवन का तरीका भी गलत हो जाए, तबाह हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका प्रोजेक्ट है कभी ढंग से काम नहीं करेगा। इससे पहले जो ये टर्म है, सबसे पहले आर्थर ग्लैडस्टोन ने बोला था कि जो अमेरिका ने एजेंट ऑरेंज गिराया था वियतनाम वॉर में, जो उनका एक यूज़ किया गया था केमिकल वॉरफेयर का, इसको उन्होंने कहा था इकोसाइड, जहाँ पे एनवायरमेंटल तबाही मची थी और जेनोसाइड का भी पार्ट एक तरह से इसको देखा जाता था। तो ये है माया प्रोजेक्ट ट्रेन का, कहाँ पर, मैक्सिको में, जिसके ऊपर ये बातें चल रही हैं कि ये शायद एक तरह का इकोसाइड बन जाएगा। टूरिस्ट तो आएंगे, लेकिन पूरी यहाँ की एनवायरनमेंट, पूरी यहाँ की इकोलॉजी तबाह और ध्वस्त हो जाएगी नए रेल लाइन्स बनने से। तो ये हमेशा जो डिबेट है वो डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच की डिबेट है, जो यहाँ भी मैक्सिको में देखी जा रही है लगातार। ये बात है माया ट्रेन प्रोजेक्ट की। इसके बाद इसी से मिलता जुलता एक गुजरात डिक्लेरेशन हाल में हुआ, जो ग्लोबल समिट हुई थी जामनगर में। जामनगर गुजरात में एक जगह है वहाँ पर, जिसमें जो ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर ग्लोबल समिट हुई, जहाँ की इंडिया की कई सारी ट्रेडिशनल मेडिसिन हमें पता है, चाहे वो सिद्धा हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे होम्योपैथी नहीं, आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, इनको और ज़्यादा प्रोमिनेंटली कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे इनको और इनका पोटेंशियल का इस्तेमाल करते हुए कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल और लोगों के लिए हेल्थ की समस्याओं को दूर किया जाए, उसको लेकर बात हुई। कहाँ हुआ था ये? WHO का ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2023, कहाँ? गुजरात में, जहाँ गुजरात डिक्लेरेशन की गई। आगे देखिए, एक लेक आपको दिखाता हूँ। ये लेक कैसी दिख रही है? ये जो इलाके हैं, आइलैंड कैसा, कितना सुंदर आइलैंड है। ये असल में है पुलाव सेमाकाओ। पुलाव सेमाकाओ ये खूबसूरत जो ऑफ शोर, एक आइलैंड नहीं है असल में, ये एक लैंडफिल है, यानी यहाँ पर कचरा भरा जाता है सिंगापुर का। तो इतने अच्छे से ये लैंडफिल है, यहाँ गुजरोगे तो आपको लगेगा भाई ये कोई आइलैंड है, लेकिन ये अपने देश का कचरा सिंगापुर जाके यहाँ पे डालता है और दिखाता है कैसे उसको वो मैनेज करें। लैंडफिल जहाँ पे कचरे को एक तरह से ज़मीन में गाड़ा जाता है और फिर उनको प्रोसेस किया जाता है। तो अब दिक्कत ये आ रही, ये जो आइलैंड है पुलाव सेमाकाओ, यहाँ पर दिक्कत ये आ गई, ये इलाका अब बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रैश जमा हो गया है। और सिंगापुर के साथ दिक्कत ये हुई कि 7.4 मिलियन टन वहाँ पर वेस्ट पिछले साल जनरेट हुआ, केवल 57% वहाँ पे रिसाइकल हुआ। और रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2019 में वहाँ पे कहा था कि हम ज़ीरो वेस्ट कैंपेन ला के आए हैं, जहाँ पर 70% तक जो भी कचरा होगा उसको हम रिसाइकिल करेंगे और पूरे इलाके को मैनेज करेंगे। और जिसमें जो उनका ट्रैश डंप यार्ड, एक तरह का ये इनका कूड़ादान है, जहाँ अपना कूड़ा आके डंप करते हैं। तो कहना था कि इस डेकेड के अंत तक यहाँ से 30% वो जो इस आइलैंड में जो ट्रैश है उसको वो रिसाइकिल कर देंगे या फिर उसको प्रोसेस कर देंगे। तो ये आइलैंड डेवलप किया गया पुलाव सेमाकाओ एज अ डंप यार्ड। अगर आप दिल्ली के आसपास है तो आपको पहाड़ दिखता है कचरे का, जो कोई पहली बार है उसे लगता है शायद ये पहाड़ है, पर असल में वो कचरे का पहाड़ है। उसी तरह से यहाँ इनका जो लैंडफिल है, ये इसको लेके यहाँ पे इस आइलैंड में एक ऑफ शोर इनका वो डंपिंग यार्ड है, लेकिन वहाँ उसको प्रोसेस करते हैं। तो अब यहाँ जैसे जैसे कचरा बढ़ता जा रहा है तो सिंगापुर के लिए बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अगेन
एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का एग्जांपल आप दे सकते हैं, सिंगापुर कैसे पुलाव से मकाओ को यूज़ करता है और कैसे इंडिया भी इससे कुछ सीख सकता है। अब जैसे वो जीरो वेस्ट कैंपेन की तरफ बढ़ रहे हैं, वहाँ इंडिया के पास भी एक सीखने की चीज़ है, कैसे हम वेस्ट को मैनेज करेंगे, कैसे वेस्ट को हम प्रोसेस करेंगे जिससे हमारी प्रकृति को नुकसान ना हो और हम बेहतर तरीके से अपने वेस्ट को मैनेज कर पाएँ, हमारी प्रकृति के प्रति जो कमिटमेंट है वो ढंग से पूरी की जाए। यह पुलाव से मकाओ की बात हमने कर ली, जीरो वेस्ट की बात कर ली, यहाँ चीज़ें उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अगला इससे जुड़ता एक और लेक है उमियाम लेक। उमियाम लेक कहाँ है भाई? ये लेक बड़ी सुंदर सी दिख रही है, कहाँ पर होगी ये लेक? ये भी क्या इंडोनेशिया या मलेशिया में है या सिंगापुर में? तो नहीं, ये इंडिया में है, मेघालय शिलोंग में ये लेक है। यहाँ पर रिसेंटली क्लीन करने के लिए कहा गया कि भाई हम AI पावर्ड और रोबोटिक बोट्स का इस्तेमाल करेंगे, ताकि यहाँ इस लेक में बहुत ज़्यादा प्लास्टिक वेस्ट बढ़ गया। बहुत खूबसूरत सी लेक है, एक असल में मैन मेड लेक है ये उमियाम लेक, और इस लेक में बहुत ज़्यादा कचरा बढ़ गया, तो AI से रोबोट्स को ले जाकर यहाँ से लेक से निकाला जाएगा, कचरे को साफ किया जाएगा। और प्लस रिसेंटली जो कोर्ट है उसने एक PIL है वो भी इस लेक के बारे में है कि यहाँ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, यहाँ आप एक तो पहले वेस्ट मैनेज करें और टूरिस्टों को मैनेज करें। PIL आई थी इस लेक को लेकर। तो उमियाम लेक कहाँ पर है? उमियाम लेक कहाँ? मेघालय में है। इसके अलावा मेघालय में कई रिवर्स भी बहती है जिसके बारे में हम ढंग से कवर नहीं करते, क्योंकि ये लेक उसके आसपास है तो आपको रिवर्स भी याद कर लेनी चाहिए। ये देखिए, ये है उमियाम लेक, यहाँ पर उमियाम रिवर भी है जो यहाँ से जाती है। ये है उमियाम रिवर, ये है उमक्रान रिवर, और ये है आपका उनगोट रिवर। तो ये सारी रिवर्स यहाँ से बहती है, उमखेन रिवर, उमक्राम रिवर और उमियाम रिवर। तो ये रिवर्स आप याद करो ना करो, पर एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि चलो भाई उमियाम लेक है मेघालय में, तो उमियाम से मिलता जुलता जो भी आपको दिखे, उमियाम रिवर कहाँ है? तो मेघालय में, ऑब्वियसली इंडिया में है। उमखेन इंडिया में, उमक्रा इंडिया में है। तो नाम से के नाम से जो रिवर्स है सारी की सारी मेघालय में बहती हैं। ये मैंने आपसे पहले क्वेश्चन में पूछा था कौन कौन सी रिवर्स इंडिया का पार्ट है, तो बिल्कुल इंडिया का पार्ट है। ये रिवर यहाँ से बहती है, काफ़ी रेलेवेंट है। ये रहा इस रिवर का रूट, उमक्रा, उमश्री, और ये आपको यहाँ पे पूरा रूट देखने को मिलता है मेघालय के आसपास का, ठीक है। तो ये लेक वहाँ जो है मैनमेड लेक, इसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैल रहा है, इसको कंट्रोल करने की बात की जा रही है। ये हमने चीज़ें यहाँ पर देखी। उमियाम लेक कहाँ पर है, क्या इसकी रेलेवेंस है, कौन सी रिवर आसपास है? तो उमक्रा लेक की बात कर लें हम, या फिर हम उमियम रिवर भी एक है उसकी बात कर लें। तो ये सारी रिवर्स कहाँ हैं? शिलोंग और मेघालय में बहती है। मेघालय का ऑब्वियसली पता ही आपको, नॉर्थ ईस्ट में। अगला टॉपिक है हेलमंड रिवर के बारे में। हेलमंड रिवर कहाँ बहती है? हेलमंड रिवर असल में अफगानिस्तान और ईरान के बीच की रिवर है, जहाँ बहुत विवाद दोनों देशों के बीच में बह रहा है, चल रहा है। ये यहाँ से रिवर आती है, काबुल होते हुए हेलमंड रिवर जाती है, और यहाँ दोनों के देशों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद है कि भाई रिवर को ईरान चाहता है कि उसके पास और रिवर का एक्सेस हो ताकि वो उसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाए। ईरान एक वाटर स्कार्स कंट्री है, अफगानिस्तान में भी पानी की बहुत कमी है। अफगानिस्तान में तालिबान के आने से पहले भी इंडिया भी सलमा डैम के ऊपर काम कर रही थी, तो भी कुछ विवाद हुआ था यहाँ। तो लगातार रिवर स्कार्स रीजन में लगातार जो हम स्थिति देख रहे हैं उसके बारे में बताइए, ताकि आपको पता रहे हेलमंड रिवर कहाँ बहती है। अफगानिस्तान ईरान के बीच में है, एक बहुत बड़ा विवादास्पद ये एक रिवर है जहाँ दोनों देशों के बीच में लगातार विवाद होता रहता है, कैसे यहाँ का पानी मैनेज किया जाए, कैसे इसको हैंडल किया जाए। अगला टॉपिक है सियांग रिवर के बारे में। सियांग रिवर कहाँ है भाई? सियांग रिवर ऑब्वियसली आपको पता है ब्रह्मपुत्र रिवर बाद में बनती है सियांग, और कहा जा रहा है इंडिया एक बराज बनाएगा बहुत बड़ा सियांग रिवर के ऊपर, ताकि जो जब तिब्बत से सांगपो आती है तो वहाँ जो लगातार डैम चाइना बना रहा है उससे जो इस रीजन को नुकसान पहुँच रहा है उसको कर्टेल करने के लिए इंडिया यहाँ पर एक बराज बनाएगा, ताकि ऐसा ना हो कि कभी पानी बरसे ज़्यादा और वो सारी की सारी रिवर से ऊपर वहाँ से आ जाए पानी और हमारा पूरा का इलाका अरुणाचल के आसपास का डूब जाए। तो सैंगपो जब तिब्बत में आती है तब वहाँ बहुत सारे इनके ऊपर डैम बन रहे हैं। सैंगपो बाद में सियांग बनती है, और सियांग बाद में आपका ब्रह्मपुत्र, और नीचे बांग्लादेश में उसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो ये बोला गया कि भाई हम यहाँ पर एक बड़ा सा एक बराज बनाएंगे। तो देखिए क्या रूट है, जैंगमो डैम यहाँ पर बनाया गया, या जारलोंग सैंगपो जो रिवर है, बाद में यहाँ सियांग बनती है, फिर ये पासीघाट के बाद ये बिल्कुल एक तरह से ड्राई अप कर जाती है, फिर यहाँ से ब्रह्मपुत्र बनकर नीचे ये जमुना बन के बांग्लादेश में जाती है। तो यहाँ बहुत सारे डैम बनने की बात हो रही है। देखिए डागू है, जियाजू है, जैंगमू है, जियाचा डैम है, कई सारे डैम ब्रह्मपुत्र के ऊपर लगातार चाइना बिल्ड कर रही है, और इसीलिए बहुत नुकसान यहाँ पर इंडिया की जो वाटर सिक्योरिटी है, जो यहाँ पे फ्लडिंग हो सकती है, जो उनकी इस रीजन में जो रिवर है उनका भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाता है। ये सारी समस्या इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म है, और इसको रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है, किसी तरह भी इसको रोका जाए, इस वाटर फ्लो को रोका जाए। इंडिया में घुसने से ऐसा चाइना चाह रहा है, जो इंडिया अब इसको मैनेज करने की, कभी बरसात में अगर वो ज़्यादा अपने फ्लड गेट्स खोल दें अपने डैम्स के, तो कहीं वो पूरा इलाका ही ना डूब जाए, इसलिए इंडिया भी एक बराज डेवलप यहाँ करना चाह रहे हैं। तो सियांग, सुबनसिरी, यारलुंग जांगपो, ब्रह्मपुत्र,
जो इंपॉर्टेंट डैम्स हैं कौन कौन से, ये आपको यहाँ पर पता होना ही चाहिए। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। बाकी एक न्यूज़ जो आज चली है, डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, नेक्स्ट वीक हम इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। G20 अभी चल ही रहा है, इसलिए अफ्रीकन यूनियन को इसका पार्ट बनाया गया। तो बहुत सारी कंट्री, 51 कंट्रीज़ का पार्ट है। कई रीजन है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, सेंट्रल, इनमें से सारी कंट्रीज इसका पार्ट है, लेकिन कुछ कंट्रीज़ को सस्पेंड किया गया है। कौन कौन सी सस्पेंडेड कंट्री है? तो गिनी, बुर्किना फासो, माली, नाइगर, सूडान और गैबॉन, ये वो कंट्रीज हैं जिनको अभी अफ्रीकन यूनियन से सस्पेंड किया जा चुका। तो अफ्रीकन यूनियन भी अब G20 का पार्ट बन जाएगा। तो हमें पता है 19 कंट्रीज हैं इसके अंदर, प्लस एक EU है, प्लस अब एक अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट बन जाएगा। तो इट्स लाइक G21, नाम तो G20 रहेगा। तो इंडिया में समिट हो रही है, तो अफ्रीकन यूनियन की बात थी। कौन कौन सी कंट्रीज? एक 51 कंट्रीज के मेंबर है, कुछ कंट्रीज अभी इसमें से सस्पेंडेड चल रही हैं, 7 कंट्रीज सस्पेंडेड हैं। तो ये हमने समझा अफ्रीकन यूनियन के बारे में। और सेशेलिस और मॉरिशस, मडागास्कर सब इसका पार्ट है अफ्रीकन यूनियन की, ये कंट्रीज हैं, ये आपने समझा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।